Hello students, in this video we are going to discuss very interesting applications of determinant which is Cramer's rule। देखिए Cramer's बोल के एक मैथमेटिशियन है, वो एक रूल बताया। ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने क्लास 10th में 4 मेथड में सॉल्व किया था, याद आ रहा है? ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते थे ना, 2 वेरिएबल्स। तो आपने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी सॉल्व कर सकते थे। बट कैमर्स एक रूल बताया जो डिटर्मिनेंट मेथड में ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलेंगे ये तीनों मेथड तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही है, तो क्रैमर्स का क्या ज़रूरत था ये आपका डिटर्मिनेंट मेथड में ये दोनों को सॉल्व करने का क्या ज़रूरत था? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, देखिए एक्स एंड वाई, अल्फ़ाबेट्स को वेरिएबल बोलते हैं यहाँ पे, एक्स वाई को, और 2 इक्वेशन है। अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे कितना वेरिएबल है? 3 लेटर है, 3 अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3। एंड और एक इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5। देखिए, और एक इक्वेशन लिखते हैं 5x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 11। यहाँ पे कितना इक्वेशन है स्टूडेंट्स? 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। देखिए एक्स वाई जेड तीनों में ही है और 3 इक्वेशन है, 1 2 3। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप बोलेंगे तो क्यों, ये तो वेरी सिंपल, ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों से x को एलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों से x को हटा देंगे, तो वाई जेड से एक रिलेशन आएगा, y एंड z से, ओके, ये एलिमिनेशन मेथड से। आप बोलेंगे और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से सिमिलर वे में एलिमिनेशन से x को हटा देंगे, तो यहाँ पे भी y एंड z का एक रिलेशन आएगा, और y z का, और यहाँ पे भी y z का रिलेशन है। ये दोनों को सॉल्व करके y का एंड z का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके, समझिएगा। y z को y एंड z का वैल्यू निकाल सकते हैं, और y z का वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो वेरी सिंपल है। देखिए स्टूडेंट, ये तो बहुत लेबोरियस हो जाएगा, बहुत टाइम भी लगेगा। अगर हम एक काम कर दें और एक वेरिएबल ऐड कर दें, मतलब हम बोलना चाहते हैं यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल था, और हम एक काम करते और एक वेरिएबल दे देते एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y प्लस 3z प्लस 2w इक्वल टू 3, 5x माइनस 2y प्लस 7z प्लस 11w इक्वल टू 10, ओके। एंड और एक इक्वेशन लिखते हैं, ये लास्ट इक्वेशन है। यहाँ पे बताइए कितना वेरिएबल्स है, यहाँ पे कितना वेरिएबल्स है आप बताइए? 4 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, हर एक इक्वेशन में 4 करके वेरिएबल है। तो ये चारों इक्वेशन को एलिमिनेशन मतलब ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत लेबोरियस हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। बट मैथमेटिशियन क्रैमर्स एक ऐसा फॉर्मूला बताया डिटर्मिनेंट से, बहुत सिंपल एक टॉपिक बताया कि ये 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, क्या इस दुनिया में आप हज़ारों इक्वेशन हज़ारों वेरिएबल दीजिए, एक क्रैमर्स का रूल से सॉल्व कर देंगे। इतना इजी है, समझिएगा। ये देखिएगा, हम लोग तो 2/2 मतलब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल या 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे, और 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, 100 इक्वेशन 100 वेरिएबल। आप बोलेंगे इसका ज़रूरत क्या है? देखिए, ये जो बिजनेस में बहुत काम आता है, जहाँ पे देखिए नहीं, अमेज़न पूरा दुनिया में बिजनेस कर रहा है, सारी देखिए पूरा दुनिया का पैसा का हिसाब कैसे रखता है, उसका इतना सामान इधर उधर डिलीवर होता है, तो सारे बेटा ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट चैप्टर का मतलब डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स से प्रोग्रामिंग किया होता है कंप्यूटर में। देखिए ना, आपका एक शॉपिंग मॉल में कंप्यूटर में सारे सामान का हिसाब रहता है, और पैसा भी कैलकुलेट तुरंत हो जाता है, ओके। सब एक क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से वो लोग प्रोग्रामिंग करके रखा है, ओके स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, और 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल से, यही हम इस वीडियो में बताएंगे। और स्टूडेंट एक चीज़ बता देते हैं आपको, ये तीनों मेथड
से आप कोई भी एक मेथड लीजिए, सपोज एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व करके देखिए तो ये जो जो दो इक्वेशन का आंसर क्या होता है, हम ऐसे सिर्फ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर ये इक्वेशन 1 मानते आप और ये इक्वेशन 2 मानते, 1 एंड 2, तो ये 1 एंड एडिंग 1 एंड 2 करिए, एडिंग 1 एंड 2। हम जस्ट क्लास 10 का सम्स इसीलिए कर रहे हैं, ये सीखने के लिए। ओके, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो वाई कटेगा, वाई कटेगा और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4/2 दैट इज़ 2। यही तो ये सॉल्व, दोनों को सॉल्व करके x का वैल्यू आया 2। x का वैल्यू, दिस वैल्यू अगर पुट कर दे 1 में, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x, पुटिंग x इक्वल टू 2 इन 1 में पुट कर देते हैं हम। तो x के जगह पे 1 में, x के जगह पे 2 पुट कर दीजिए तो 2 प्लस वाई हो जाएगा 1, और y का वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स, -1। तो ये दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आया 2 एंड y का वैल्यू आया -1। तो आप बताइए मेरा आंसर सही है कि गलत है, हम कैसे चेक करेंगे। सपोज़ आप तो बुक के पीछे आंसर देखते हैं कि ये मेरा आंसर सही है कि गलत है, बट बेटा आंसर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसा ट्रिक बता देते हैं कि आपको आंसर चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, इक्वेशन का डेफिनेशन होता है व्हिच हैव सॉल्यूशन। समझिएगा, इक्वेशन का डेफिनेशन क्या होता है, व्हिच हैव सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑलवेज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या करता है, इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। मतलब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1, ये 1 और 2 कोई भी एक इक्वेशन में रख के देखिए सेटिस्फाई करेगा। आप बोलेंगे कैसे सेटिस्फाई करेगा, x के जगह पे 2 रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, और y के जगह पे -1 रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, ये फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या मिला, 2 माइनस, ये मिल कैलकुलेट करिए तो 2 - 1 क्या होता है, 1। तो 1 इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड मैच हो गया। तो मेरा ये 2 और -1 ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई किया। मतलब x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब देखते हैं इक्वेशन 2 में रखते देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो x के जगह पे 2 रखिए और y के जगह पे -1 रखिए, तो कितना आता है देखते हैं। 2 माइनस प्लस 2 + 1, तो 2 + 1 क्या होता है, 3। तो देखिए दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये x इक्वल टू 2 एंड, और इस दुनिया में आप ऐसा x एंड ऐसा y आप बता नहीं सकते जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। समझिएगा, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू क्या मिला, 2, y का वैल्यू -1। हम यहाँ पे लिख के रखते हैं x का वैल्यू क्या मिला, 2 एंड y इक्वल टू -1। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको मिला है। क्रैमर्स रूल से हम सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा, आपको दिखा देंगे, आप ही दिखा देंगे आपको। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ दोस्तों से शेयर कर दीजिए। देखिए, हम आपको बताया कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 छोड़ के कोई भी क्या रियल नंबर ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई नहीं करेगा। हम बोले नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बोलेंगे हम देखते हैं, देखिए आप बोलेंगे x इक्वल टू अगर 1 पुट करे, y इक्वल टू 0 ले ले, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। कहाँ कर रहा है, देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखिए और y इक्वल टू 0 रखिए। 1 + 0 क्या होता है, 1, 1 इक्वल टू सेटिस्फाइड। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 रखने के बाद इक्वेशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, बट इक्वेशन 2 तो नहीं कर रहा है। देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0 रखने से 1 - 0 क्या होता है, 1। 1 कभी 3 के बराबर होता है, सेकेंड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब हम बोले थे कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करना चाहिए। इस दुनिया में यही एक सॉल्यूशन है, और कोई आपको x y का वैल्यू नहीं मिलेगा कि दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करे। मतलब यहाँ पे पुट करके देखेंगे x y की जगह पे, और यहाँ पे भी पुट करके देखेंगे x y की जगह पे, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। समझिएगा, तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो आपको हम एक चीज़, ये इंटरेस्ट के लिए आपको बता देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। ये 1,0 पॉइंट है और ये 0,1 पॉइंट है इंटरसेप्ट फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए ना, आप टेबल बनाइए ना, x इक्वल टू 0 रखिए तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये दूसरा इक्वेशन से -3। y इक्वल टू 0 रखिए, x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3। तो 3,0 पॉइंट कहाँ है, ये 3,0 पॉइंट है,
ये 3,0 पॉइंट है, और -3,0 पॉइंट कहाँ है, -0,-3 मतलब नीचे की तरफ होगा। ओके, इधर होगा। तो ये दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर लीजिए, ये लाइन ज्वाइन कर लिया हमने। ये दोनों का इंटरसेक्शन देखिए एक ही पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम है देखिए, ये देखिए 1 और ये 2 पॉइंट है, 2 और ये -1 है, तो दिस इज द 2-1 पॉइंट। ये पॉइंट देखिए ऐसा एक पॉइंट है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पोजीशन में बैठे हैं, मतलब दोनों लाइन के ऊपर ही है। ये ऐसा पॉइंट है दोनों लाइन के ऊपर ही है, और यहाँ का जो पॉइंट है देखिए ये लाइन के ऊपर नहीं है, यहाँ का जो पॉइंट है इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा बट इक्वेशन 2 को नहीं है। अब सिर्फ इक्वेशन 2 के ऊपर एक पॉइंट लीजिए, वो इक्वेशन 2 को ही सेटिस्फाई करेगा बट इक्वेशन 1 को तो नहीं करेगा। बट ये जो पॉइंट है दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन में है, तो ये दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, तो सॉल्यूशन तो क्रैमर्स रूल पे आते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल बोल के ये इक्वेशन लिखिए और ये इक्वेशन लिख लीजिए कॉपी में। तो आंसर आप कैसे करेंगे, आप आंसर लिखिए, आप क्वेश्चन लिखने के बाद आप आंसर लिखिए। धीरे धीरे आपको समझा देते हैं, बहुत सिंपल एक एक्सरसाइज है। लिखिए हेयर डी इक्वल टू बोल के डिटर्मिनेंट सिंबल दीजिए। ओके, एंड D1 इक्वल टू बोल के और एक डिटर्मिनेंट सिंबल दीजिए, एंड D2 बोल के और एक डिटर्मिनेंट सिंबल दीजिए। हमेशा ये करिएगा, अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल रहता है तो D1 D2 आएगा, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आएगा तो D1 D2 D3 आएगा, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल रहेगा तो D तो हमेशा आएगा, D1 D2 D3 D4 तक आएगा। दो वेरिएबल रहेगा तो D1 D2 आएगा, 3 वेरिएबल रहेगा तो D1 D2 D3 आएगा। ओके, D तो हमेशा आएगा। अब D का एक नाम है, D को बोलते हैं कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। लिखिएगा कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, लिख के रखिए, काम आएगा। कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर डिटर्मिनेंट है इसलिए, तो D का नाम क्या है, कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। तो कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट मतलब क्या, आपको नाम से ही लग रहा है कि कोएफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पे x के पहले जो नंबर दिख रहा है आपको वो है कोएफिशिएंट ऑफ x। ये इक्वेशन में x के पहले जो नंबर दिख रहा है वो है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x के पहले कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो ये दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1। तो ये 1 1 आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बताइए, ये y के पहले कुछ नहीं मीन्स +1 है, साइन भी लेना है। ओके, 1 1 1 मतलब +1, और यहाँ पे y के पहले कुछ नहीं मीन्स 1 है, मतलब -1 है, विथ साइन लेना है आपको। तो दिस इज द कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट, मतलब वेरिएबल का कोएफिशिएंट को आपको दोनों इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट फर्स्ट कॉलम में पुट करना है, दोनों इक्वेशन से y का कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में पुट करना है। अगर z रहता है तो तीन इक्वेशन आएगा, z आएगा तो 3 इक्वेशन, तो तीनों इक्वेशन से आपको z का कोएफिशिएंट थर्ड कॉलम में पुट करना है। आपको नेक्स्ट एक साम्स करके दिखाएंगे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन का। अब D1 क्या होता है, D1 देखिए बोले राइट साइड में जो कांस्टेंट टर्म जिसमें x भी नहीं रहता है y भी नहीं रहता है, देखिए राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म होता है 1 3, इसको उठा के ये D का फर्स्ट कॉलम में पुट कर दीजिए। 1 3 को उठा के ये फर्स्ट कॉलम में D का फर्स्ट कॉलम में आपको रिप्लेस करना है, मतलब ये 1 1 की जगह पे रिप्लेस करना है। तो क्या मिलेगा, D1 क्या मिलेगा, 1 3 1 -1 नहीं तो मिलेगा, बट सेकंड D का सेकंड कॉलम आपको रिमेन अनचेंज रखना है। अब बताइए D2 क्या लिख सकते हैं हम, D2 बोल रहा है कि 2 मतलब ये डिनोट कर रहा है सेकंड कॉलम, तो 1 3 को उठा के D का सेकंड कॉलम में आपको पुट करना है। तो 1 1 ये फिक्स रहेगा, और यहाँ पे 1 -1 की जगह पे आपको लिखना है 1 3। ओके, तो ये तो जानते हैं ये डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 × -1 इज -1, माइनस 1 × 1 इज 1, दैट इज -2। तो D का वैल्यू क्या आया, -2। ओके, अब D1 कैलकुलेट करके देखिए, 1 × -1 इज -1, माइनस 3 × 1 इज 3, दैट इज -4। तो D1 कैलकुलेट कर लिया, -4 आया। अब D2 कैलकुलेट करके देखते हैं, 1 3 जा 3,
माइनस 1 1 जा 1, तो 3 माइनस 1 इज 2। तो हमको d का वैल्यू आया -2, d1 का वैल्यू आया -4, d2 का वैल्यू आया 2। ओके स्टूडेंट्स, अब क्रैमर्स बोल रहे कि आप मेरा फॉर्मूला लगा दीजिए, d1 d2 कैलकुलेट कर लिया। आप लिखिए यहाँ पे देयरफॉर बाय, यहाँ पे लिखना है आपको देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स बोल रहे हैं x का वैल्यू हो जाएगा d1/d और y का वैल्यू आएगा d2/d। अब x का वैल्यू ये फॉर्मूला से मिलेगा और y का वैल्यू d2/d करके मिलेगा। तो देखते हैं d1 कितना मिला था आपको -4 और d कितना मिला था -2। तो -4/-2 कितना होता है? 2 होता है। तो x का वैल्यू कितना मिला हमको? 2। क्या मिला था हमको एलिमिनेशन से? 2 ही मिला था। अब d2 देखते हैं, y देखते हैं। d2 क्या है? 2 और d क्या है? -2। तो 2/-2 क्या होता है? -1। y का वैल्यू क्या है? -1 मिला कि नहीं? तो x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया -1। देखिए डिटरमिनेंट मेथड में कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना स्टूडेंट्स। तो मेरा आंसर सही है कि गलत है, आप कैसे चेक करेंगे? क्रैमर्स रूल से जो x का वैल्यू आएगा y का वैल्यू आएगा, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके देखिए, आपका सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन है ना। तो दोनों इक्वेशन से पुट करके भी देख सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझा पाए। तो बट यहाँ पे फुल मार्क्स लाने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखना है, यहाँ पे -2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब देखिए ये फॉर्मूला में x का वैल्यू होता है d1/d, y का वैल्यू होता है d2/d। d अगर 0 हो जाएगा तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए d कैलकुलेट करके देखना है 0 नहीं आ रहा है कि नहीं। मतलब हम बोल रहे हैं कि d का वैल्यू हमेशा 0 नहीं आना चाहिए। ओके, 0 नहीं होगा, d का वैल्यू आएगा। अगर d का वैल्यू 0 आ गया तो तब क्रैमर्स रूल क्या नहीं अप्लाई होगा? ऑफ कोर्स होगा स्टूडेंट्स। उसके लिए दूसरा केस है, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, वो हम बाद में बताएंगे। d अगर 0 हो जाएगा तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है आप लिख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। अगर कोई भी दो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन है, मतलब दो कर्व का एक ही कॉमन पॉइंट, अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अगर d नॉट इक्वल टू 0 मिला तो हमेशा याद रखना वो इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। d अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो ये जो सिस्टम है उसका यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स। सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल 2x - y = 1 एंड x - 2y = 2। ये दोनों को सॉल्व करके आंसर जैसे बताया कि आपका जो x y आएगा वो सेटिस्फाई होना चाहिए। तो d क्या होगा आप लिख लीजिए, हम थोड़ा हिंट देते हैं आपको। 1 - 2 आपको कॉपी में खुद करिए स्टूडेंट्स और मेरे साथ मैच कर लीजिए। d1 हो जाएगा 1 2 -1 - 2 और d2 हो जाएगा 2 1 1 2। ओके, ये आ जाएगा। तो d कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा -3 आएगा, -4 और +1 दैट इज -3। और ये आएगा तो -2 +2 0 आ जाएगा और d2 आएगा तो आपका 3 आएगा। देयरफॉर x हो जाएगा d1/d और y हो जाएगा, ये फॉर्मूला है क्रैमर्स रूल से, d2/d। तो d1 कितना है? 0/-3 क्या होता है? 0। और d2 क्या है? d2 इज 3, 3/-3 क्या होता है? -1। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = 0 एंड y = -1। देखिए आप देखते हैं मेरा आंसर सही है कि नहीं। x की जगह पे 0, y की जगह पे -1 रखेंगे तो सेटिस्फाइड, x की जगह पे 0, y की जगह -1 है तब भी सेटिस्फाइड। तो ये सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए d क्या आया? नॉट इक्वल टू 0 आया। ओके, आई होप आपको समझ में आया। तो देखिए आप 3 इक्वेशन लिया है, 3 वेरिएबल है x y z। यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो x नहीं है बेटा, है। आप +0 × x तो लिख सकते हैं ना, तो x आ गया। और ये भी देखिए 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। ये 0 × है तो आपको आंसर कैसे लिखना है? पहले d लिखना है। आपको बताया कि आंसर में आपको d कैसे कैलकुलेट करना है? कोफिशिएंट डिटरमिनेंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 1,
इसमें एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं, एक्स तो नहीं है इसमें, तो जी जहाँ पे वेरिएबल नहीं रहेगा उसको जीरो लेंगे, तो एक्स का कोफिशिएंट जीरो है। और थर्ड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट 1, तो फर्स्ट कॉलम में हमने पुट कर दिया। सेकंड इक्वेशन से वाई का कोफिशिएंट, सॉरी तीनों इक्वेशन से वाई का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ पे y1 y2 y1, तो 1 2 1। थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से z का कोफिशिएंट लिखिए थर्ड कॉलम में, 1 -1, यहाँ पे साइन भी लेना है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो कुछ नहीं मीन्स पॉजिटिव तो है ही, तो डी हमको मिल गया है। डी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम आपको बताया था, हम आपको सिखाएंगे नहीं, आई बटन क्लिक करके देख लीजिए डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करते हैं। डायरेक्ट आप कर सकते हो, -4 +1 +1 इंटू -1 -2 -1, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। हम फर्स्ट कॉलम वाइज एक्सपेंड कर दिए, तो -3 -3 इक्वल टू -6, देखिए नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो डी का वैल्यू आया -6 नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो आप D1 क्या कैसे लिखना है, आपको बताया कि D1 आपको फाइंड करना है। D1 क्या है, आपको राइट हैंड साइड से उठा के फर्स्ट कॉलम में पुट कर देना है। राइट हैंड साइड में क्या है 1 0 2, ये फर्स्ट कॉलम है। डी का फर्स्ट कॉलम में हमको लिख देना है, ये फर्स्ट कॉलम के जगह पे लिख देना है, तो 1 0 2 आएगा फर्स्ट कॉलम में, और बाकी डी का जो सेकंड थर्ड कॉलम है उसको अनचेंज रखना है, 1 2 1 1 -1 -2। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 -4 +1 और +2 इंटू -1 -2, ये मिलेगा देखिएगा -3 और -6 -9 मिलेगा। तो डी आपका आया, D1 आपका आया -9। ओके, आप D2 लिखना है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, ये ऊपर में कर देते हैं। आप D2 आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से सेकंड कॉलम में, डी का सेकंड कॉलम में लिख के D2 मिल जाएगा। राइट हैंड साइड से 1 0 2 थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो D3 मिल जाएगा। ऐसे हम इसको साम्स को यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, हम यहाँ पे ही कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट लाइन ऊपर में करते हैं, देखिएगा। तो नाउ आप D2 कैलकुलेट करते हैं। D2 क्या होगा, आप पहले फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम लिख लीजिए, तो 1 0 1 1 -1 -2, और ये राइट हैंड साइड का एलिमेंट थर्ड कॉलम में हमने लिख लिया। ओके, सेकंड कॉलम में लिख लिया। तो इसको कैलकुलेट देखिए, हम सेकंड रो वाइज एक्सपेंड कर देंगे। सेकंड रो वाइज एक्सपेंड करेंगे तो ये इसका साइन है माइनस, तो +1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो +1 हो जाएगा। और इसका ये रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा 2 1 2 इंटू 1, तो 2 -1 दैट इज़ 1 मिलेगा। D2 क्या मिलेगा 1। अब D3 कैलकुलेट करते हैं। D3 क्या करेंगे, डी का फर्स्ट और सेकंड कॉलम लिखेंगे, आप खुद करिए स्टूडेंट्स। D3 ये बार आप राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, D3 में ये पुट कर देंगे, तो 1 0 2। अब इसको भी सेकंड रो वाइज ब्रेक कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये इसका साइन है पॉजिटिव, तो 2 इंटू ये कैंसिल, तो 2 -1 दैट इज़ 2 -1 दैट इज़ 2 ही मिलेगा। अब इसके बाद वाला लाइन आपको लिखना है, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, हम यहाँ पे मिटा देते हैं, लिख लीजिए। इसके बाद वाला लाइन लिखना है आपको, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल, लिखिए आप, देयरफॉर बाय क्रैमर्स रूल x इक्वल टू क्या आएगा, D1/D। तो D1/D करेंगे तो क्या मिलेगा, D1 कितना मिला था, D1 इज -9 -9/-6 क्या होता है, 3 से जाएगा 3/2 आएगा, x का वैल्यू आया 3/2। अब d का वैल्यू -6 मिला, आपको याद रखिए, तो हम मिटा देते हैं यहाँ पे, d का वैल्यू -6 मिला है। ओके, अब d का वैल्यू आया -6। हाँ, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा D2/D। D2 क्या मिला था 1 d का वैल्यू -6, तो -1/6 दैट इज -1/6, तो y का वैल्यू आया -1/6। और z का वैल्यू क्या आ जाएगा, D3/D। D3 क्या मिला था 2/-6 दैट इज -1/3। तो x का वैल्यू आया 3/2, y का वैल्यू आया -1/6 एंड z का वैल्यू आया -1/3। तो बोले कि ये x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू
ये तीनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, और दुनिया में ऐसा कोई पॉइंट आपको मिलेगा नहीं जो तीनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आप बोलेंगे सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? देखिए यहाँ पे बहुत सारे इक्वेशन अगर इकट्ठा लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं पुट करके, आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके देखिए सेटिस्फाई करेगा 100%। तो x का वैल्यू 3/2 लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें, y का वैल्यू -1/6 तो -1/6 हो जाएगा, और z का वैल्यू -1/3। कैलकुलेट करते एलसीएम लीजिए, आपको 1 आ जाएगा। तो 9 - 1 - 2 तो क्या आया 6/6 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली 2 को 2 में भी पुट कर देखिए तब भी सेटिस्फाई करेगा, 3 में भी पुट करके देखिए तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो 2 × y मतलब -1/6 माइनस z मतलब -1/3। देखिए ये -1/3 + 1/3 कट के आपका 0 आ जाएगा राइट हैंड साइड। सिमिलरली थर्ड में देखते हैं। ओके, ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको एग्जाम में आप कोई भी एक में पुट करके देखिएगा। तो 3/2 -1/6 + 2/3, इसमें 2 आना चाहिए। तो ये 2 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, -1 + 6 तो क्या आ जाएगा 15। क्या आया यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 6 एलसीएम तो ये 4 आएगा। तो 13 - 1 दैट इज 12/6 दैट इज 2। देखिए राइट हैंड साइड, तो मेरा आंसर सही है। आप बोलेंगे ग्राफ में क्या ये इक्वेशन को दिखाई नहीं, ये तीनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन क्या ग्राफिकली आप नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ बता देते हैं, ये एक्चुअली इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ये प्लेन का इक्वेशन है। आप लास्ट में पढ़ेंगे, प्लेन लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का। ये तीनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक सिंगल पॉइंट है। ओके, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। तीनों प्लेन, लेकिन ये प्लेन होता है ना, देखिए ना, दो प्लेन अगर ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं एक लाइन पे करेगा। अगर 3 प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट करेगा तो एक पॉइंट पे करेगा। 3 प्लेन अगर इंटरसेक्ट करता है तो एक पॉइंट पे करेगा। 2 प्लेन हमेशा एक लाइन पे इंटरसेक्ट करता है, और 3 प्लेन हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो पॉइंट होगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब तीनों प्लेन में ही है। वो पॉइंट क्या है, तीनों प्लेन में ही है। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 लाइन एक पॉइंट पे मीट होता है तो बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। अगर 2 लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो मतलब ये कॉमन पॉइंट है ना। 2 लाइन के बीच में अगर कॉमन पॉइंट नहीं है तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। जैसे ये x + y = 1, ये इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, और x + y = 4 इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है। देखिए ये दोनों के बीच में कभी मुलाकात नहीं होगा, ये दोनों लाइन के बीच में कभी मुलाकात नहीं होगा। देखिए ना, आप x + y = 1 इसमें पुट कर दीजिए तो 1 = 4 क्या होता है? कभी होता नहीं है। 1 तो कभी 4 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये दोनों इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है। तो आप क्रैमर्स रूल से हम आपको बताएंगे कब नो सॉल्यूशन रहेगा और कब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। आपको बताया था कि d अगर 0 नहीं होगा, d अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन। तो बताया था आपको क्रैमर्स रूल से, अगर d 0 हो गया तो देखिए यहाँ पे 2 केस आएगा। एक नो सॉल्यूशन आ सकता है, मतलब कोएफिशिएंट डिटर्मिनेंट। ओके, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन रहेगा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। मतलब अगर सॉल्यूशन रहेगा तो हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट मिलेगा जो आपका दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे d, अगर यहाँ पे तो d 0 है तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन बोलेंगे, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। वो d1 और d2 के ऊपर डिपेंड करेगा, आपको बता देते हैं। आप लिख लीजिए, d अगर 0 हो गया, d1 d2 भी 0 हो गया, मतलब d1 का वैल्यू भी 0, d2 का वैल्यू भी 0 हो गया। हमेशा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा और मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? मेनी सॉल्यूशन। मेनी मतलब बहुत, मेनी सॉल्यूशन। ओके, अगर तीनों सब कुछ 0 हो गया, मतलब d1 d2 d3 सब 0 हो गया, अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल के लिए, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सब कुछ 0 हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। और अगर d 0 हो गया और नेक्स्ट ये नंबर 1 ये नंबर 2, इफ d 0 एंड और d1 d2 में कोई भी एक नॉन जीरो है
तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। हम बोलना चाहते हैं कि डी जीरो हो गया और D1 D2 या फिर D3 D4 में एटलीस्ट वन नॉन जीरो होगा, तो मतलब उसका नो सॉल्यूशन है। देखते ही ये साम्स के लिए। तो आपको लिखना है, आंसर लिखिए गिवन बोल के आंसर में लिखिए गिवन। ओके, हेयर डी इक्वल टू लिखिए, डी क्या है 1 1 1 1 कोफिशिएंट दैट इज 0 0 आ गया, मतलब इट मे बी नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और ओके। तो देयरफॉर D1 कैलकुलेट करके देखिए। तो राइट हैंड साइड का एलिमेंट्स आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। तो 1 4 1 1, तो 1 - 4 दैट इज -3 नॉट इक्वल टू 0। आपको बताया था कि D1 या D2 में कोई भी एक नॉन जीरो होने से आपका उसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो D1 तो नॉन जीरो मिला, D2 जीरो होने से भी आपका ये नो सॉल्यूशन होगा, D2 नहीं जीरो होने से भी आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी एक D1 D2 में कोई भी एक नॉन जीरो होने से आपका नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब लिखिए, अब D2 कैलकुलेट कर लेते हैं किया, तो D2 करके देखिए क्या आ रहा है 1 1 1 4 दैट इज 3 ओके। तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। आप लिखिएगा सिंस D इक्वल टू 0 एंड D1 नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। लिखिएगा देयरफॉर द given equation has no solution. Therefore the given system of linear equations have no solution। लिखिएगा no solutions, ये लिख लीजिए ओके। स्टूडेंट सॉल्व बाय कैमर्स रूल बोल के ये क्वेश्चन लिख लीजिए। x + y = 1 एंड 2x + 2y = 7। आप बताइए इसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा या नो सॉल्यूशन रहेगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रहेगा? हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा ओके। तो नेक्स्ट आते हैं और एक इक्वेशन लिखते हैं। लिखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल बोल के x + y = 1 एंड 2x + 2y = 2, ये लिख लीजिए ओके। तो इसका देखिए D क्या है, D 1 1 2 2, इसका वैल्यू आया 0। D1 करके देखिए 1 2 1 2, इसका वैल्यू भी 0। D2 करके देखिए 1 2 1 2, इसका वैल्यू भी 0। तो सब कुछ 0 हो गया। तो देयरफॉर द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है? देखिए आपको बताया था कि अगर दो कर्व का कॉमन पॉइंट एक है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर दो कर्व कभी मीट नहीं करेगा तो नो सॉल्यूशन, अगर दो कर्व कोइंसिडेंटल हो जाए तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए x + y = 1, इसको ड्रॉ करिए तो ये लाइन मिलेगा, और 2x + 2y = 2, देखिए ना इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन को, ये मिल जाएगा। तो मतलब ये दोनों तो एक्चुअली सेम लाइन है, बट दो इक्वेशन है, तो मतलब इसका कर्व क्या होगा, इसके ऊपर ही होगा, मतलब कोइंसिडेंटल एक साथ मिलना ओके। तो ये इक्वेशन का जितना पॉइंट है, ये इक्वेशन का वो सारे पॉइंट के साथ एकदम मैच हो गया। देखिए मतलब ये दोनों कर्व के, मतलब दो इक्वेशन के बीच में ये जो दो स्ट्रेट लाइन है इसके बीच में कितना कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ही होगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये दोनों इक्वेशन के बीच आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स है, तो मतलब ये दोनों इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। आई होप आपको समझा पाए। सिमिलरली 3/3 में क्या करेंगे, D नॉट इक्वल टू 0 होने से नो सॉल्यूशन हो जाएगा, D1 D2 D3 सब कुछ 0 होने से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर D 0 हो गया और D1 D2 D3 में से कोई भी एक नॉन जीरो आया, कोई भी एक जीरो नहीं आया ओके, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं आया, तो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आई होप आपको समझा पाया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और स्टूडेंट जो बात बोलेंगे आप सुनिए, और भी कुछ बात आपको बोलना है। देखिए डिटर्मिनेंट का अगर NCERT बुक देखा जाए तो 4.5 एंड 4.6 4.5 4.6 ये जो एक्सरसाइज है, हाँ ये सारे एक्सरसाइज एक्चुअली मैट्रिक्स चैप्टर का एक्सरसाइज है, मैट्रिक्स ओके। देखिए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आपका इंटर रिलेटेड है, और 4.1 भी 4.1 का कुछ साम्स आपका मैट्रिक्स रिलेटेड है। इसलिए हमने ये जो एक्सरसाइज है छूट गया है, हमने इसका वीडियोस नहीं अभी बताएंगे आपको मैट्रिक्स चैप्टर में मिलेगा। मैट्रिक्स जो चैप्टर हम अपलोड करेंगे कुछ दिनों में,
आप चेक करते रहिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ आपको मिलेगा, उसमें चेक कर लीजिए। हमने मैट्रिक्स का 4.5 या 4.6 जो डिटर्मिनेंट चैप्टर में छूटा है मैट्रिक्स से, वो हम बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।